अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक तो नहीं, आज तो हम पढ़ेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिए और हम इधर एक्सरसाइज पे हैं आज की डेट में। अच्छा, तो टाइम नहीं वेस्ट करते यार, पहले हाइलाइटर का कलर रेड कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है येलो कलर से मुझे ज़रा ना चिड़ सी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका है, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो पहला देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं कि कह रहा क्या है। अच्छा, पहला इसका एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ अरे। इनमें से कौन सी अरे की करेक्ट डिक्लेरेशन है। तो अभी ये तो आंख बंद करती है, अगर आपने ये अरेज वाली वीडियोस देखी है। नहीं देखी तो मैं शुरू से ना उसका क्या करूँगा, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उधर से देख लें अरे का चैप्टर शुरू से। ठीक है, वहाँ आपको मैं आई बटन में लिंक आ रहा होगा और प्लेलिस्ट का लिंक वैसे ही डिस्क्रिप्शन में होगा। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ अरे। तो ये तो नहीं होती, और ये तो इससे ऐसे तो हम वेरिएबल मतलब कराते हैं, तो ये भी क्रॉस हो गई। ठीक है, उसके बाद ये भी क्रॉस हो गई, सही हो गया। फिर आता है इंट अरे 10। तो भाई यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास करेक्ट फॉर्म है अरे को डिक्लेयर कराने के लिए। ये तो एक मतलब पैरेंथेसिस में तो फंक्शन होता है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर हमारा फंक्शन ही आपको बताऊंगा फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है, अरे इस तरह से डिक्लेयर होती है। अच्छा, इसको मैं ना सिंगल टिक लगा देता हूँ ताकि ऐसे ठीक हो गया। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे विथ 5 एलिमेंट्स। अच्छा, कह रहा है कि इंडेक्स नंबर क्या होगा आखिरी लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा अगर 5 साइज की अरे है। समझ आई ना क्वेश्चन की, कि ये 5 साइज की अरे है। इधर बना लेते हैं ना हम अपने पास, 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया, ये अपने पास 5 साइज की अरे है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कह रहा है इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा ना उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो ये हमें सबको पता है कि ये किधर से शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है। 0 1 2, इस तरह से ये 3 हो जाएगा, और इधर इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से अरे का इंडेक्स शुरू होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो बिना यार किसी कन्फ्यूजन के क्या कर देते हैं, 4 पे टिक कर देते हैं, और बाकी फालतू चीज़ें क्रॉस कर देते हैं, वो इरेज कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए बाद में। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे कहता है व्हाट इज़ एन अरे। अब पूछता है कि व्हाट इज़ एन अरे, अरे क्या होती है। पहला हमें कहता है एन अरे इज़ अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो होती है अरे, लेकिन और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ये क्रॉस कर देता हूँ मैं। एन अरे सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स होती है। फिर कहते हैं एन अरे इज़ अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप प्लेस्ड इन नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। यहाँ तक तो इसने बात सही की है कि अरे सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, लेकिन आगे इसने बात गलत कर दी है, इन नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ये इसने बात क्या कर दी है, ये इसने बात कर दी है गलत, क्योंकि अरे हमें पता है नॉन कंटीजियस तो नहीं होती। यू सी द कॉन्टीन्यूटी में एक सीरीज पड़ी होती है। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक पहला इंडेक्स अरे का इधर है, दूसरा अरे का इंडेक्स इधर है, तीसरा अरे का इंडेक्स इधर है, चौथा इधर है। ऐसे नहीं होता। कैसे होता है, एक कंटिन्यूटी, एक स्ट्रीम लाइन फॉर्म में अरे पड़ी होती है, बिल्कुल सीधी सीधी। ठीक है, तो नॉन कंटीजियस वाली बात तो क्या हो गई, नॉन कंटीजियस वाली बात हो गई। अच्छा, ये ठीक है, इधर क्रॉस नहीं लगाऊंगा। नॉन कंटीजियस वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। एन अरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप प्लेस इन कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन। तो बिल्कुल भाई यही अरे की डेफिनेशन भी है, और इस पर हम कर देते हैं टिक कर देते हैं। सही है, बाकी मैं मिटा देता हूँ एज़ यूजुअल। सही है, ये यहाँ से ये क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द फर्स्ट एलिमेंट इन अरे नेम्ड टेम्प। कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट चाहिए अरे में से, अरे का नाम क्या है, टेम्प। तो अरे का फर्स्ट एलिमेंट का क्या इंडेक्स होता है, 0 इंडेक्स होता है, और ब्रैकेट्स कौन सी लगती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगती हैं। तो बिना किसी कन्फ्यूजन के ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब बी, कुछ लोग ना बी भी सोचेंगे कि यार बी आंसर क्यों नहीं है। बी जो है उसमें 1 इंडेक्स का मतलब है 2, वो भी मैंने आपको समझाया, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। मतलब अगर 3 साइज़ की अरे है, ये आपके पास 3 साइज़ की 0 1 2 3, अच्छा 0 1 2 3 नहीं, 0 1 और 2, ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, और ये क्या होगा, 2 इंडेक्स होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे पड़ा है, सेकंड
1 पे पड़ा है, तो ये जो 1 वाला इंडेक्स है इस पे सेकंड एलिमेंट पड़ा होगा। यार ये मुझे पता है, कोई इतना लॉजिकल मतलब कोई कंफ्यूजिंग बात तो है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे इंडेक्स, ठीक है, इधर सर्च कर लेते हैं हम अपने पास, और यहाँ से मैं आपको कौन सा कोई भी इमेज उठा लेते हैं, चलिए ये वाली उठा लेते हैं। अब इस इमेज में देखते हैं, ये देखिए ये इमेज आ गई ना हमारे पास। ये इमेज में देखें, जीरो, पहला इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। अब ये अरे की लेंथ क्या है, इधर मेरा माउस का पॉइंटर देखें, अरे लेंथ इस 10 है, अरे की लेंथ 10 है, लेकिन अरे का लास्ट एलिमेंट 9th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, क्योंकि शुरू ये 0th इंडेक्स से हुई है, तो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास 1 इंडेक्स पे पड़ा है, तो इसीलिए हमने उधर क्या किया, इसीलिए हमने 0 वाले को टिक किया, क्योंकि 1 इंडेक्स पे तो सेकंड एलिमेंट पड़ा होता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आप बात समझ आ गई है। अभी आप बोल रहे होंगे यार क्या पका रहे, ये बात समझ आ गई है, बस आगे चलो, ठीक है। तो इसीलिए क्या जवाब आएगा हमारे पास, ये वाला आंसर है, आंसर ए। अच्छा, फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे डिक्लेयर्ड एज ए 10 10। ये इसका साइज है, ठीक है। अरे का साइज कितना है, 10 रोज हैं और 10 ही हमारे पास क्या है, कॉलम्स, तो उनका आखिरी एलिमेंट क्या होगा, अरे 9 9, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इधर फिर क्यों 10 दिया हुआ है, ये अरे का साइज बता रहे हैं। अरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज उसी तरह लिखते हैं, यानी कि जैसे इधर है ना इंट अरे 10, तो ये सिर्फ अरे का साइज बता रहा है कि 10 साइज की अरे है। जो आखिरी वाला इंडेक्स होगा ना वो 9th ही होगा, आखिरी वाला इंडेक्स क्या होगा, 9th इंडेक्स ही होगा। तो इसी तरह ये भी है, अरे ऑफ, अच्छा यहाँ से मैं मिटा दूँ, बिल्कुल नज़र ही आना बंद हो गया, सही है। इधर अब क्या होगा कि अरे 10 कॉलम्स है, 10 रोज है, लेकिन वो 10th कॉलम जो होगा ना, 10th कॉलम वो हम 9 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है अरे, ठीक है। अरे किस चीज़ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो और जो कॉलम होगा, अच्छा रो, जो 10th रो थी वो भी 9 से रिप्रेजेंट होगी, इसी तरह सेम 10th कॉलम भी चाहे वो भी 9 से होगा। इधर मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, अरे इंडेक्स ऑफ 2D अरे कह देते हैं, 2D अरे इंडेक्स ही कह देते हैं, अरे इंडेक्स ऑफ 2D अरे नहीं, वो ज़्यादा ही कोई अजीब सही हो जाएगा। जैसे ये अरे किधर गई किधर गई, कौन सा देखे, कोई सा भी देख लेते हैं यार, किधर है, अब सही सी मिल नहीं रही, ये वाला देख लेते हैं। ये देखें, अब ये रो 1 है, कॉलम 1 है, लेकिन लिखा हुआ क्या है, अरे 0 0। रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, लेकिन रो 0 रो और कॉलम 1, तो इस तरह समझ आई गई होगी यार आप लोगों को। जैसे ये देखें, 4 कॉलम थे और 3 रोज थी, 4 कॉलम थे 3 रोज थी, तो थर्ड रो को उन्होंने सेकंड दूसरे इंडेक्स से रेफर किया है, और जो चौथा कॉलम था उसको तीसरे इंडेक्स से रेफर किया है। क्यों, क्योंकि शुरू 0 से होते हैं, आसान सी ये बात है, समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं, कहते हैं गिवन द फॉलोइंग K35, ये एक अरे है हमारे पास, ये सारी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अरे, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि 3 5 पे कौन सा एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक हो गया। तो बता देते हैं, पहले मार्किंग कर लेते हैं ना, ताकि आपको समझ आ जाए। 0 रो, 1 रो, और ये आपके पास 2 रो, इसी तरह 0 कॉलम, 1 कॉलम, ये आपके पास 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, और ये कौन सा कॉलम, ये हो गया 4 कॉलम, ठीक है। अब देखते हैं क्या 3 और 5, थर्ड रो, अच्छा 3 तो ये देखिए, ये देखिए, इधर अभी मसला हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ओ सॉरी यार, मैं क्वेश्चन ही जायल अब मैं खुद को कहने लगा था जायल है ना भी। अच्छा चलो छोड़ो उस बात को। ये क्या है, गिवन द फॉलोइंग, ये एक अरे है जिसकी कितनी, मैंने आपको इधर ही बताया था कि डिक्लेयर कराते वक्त हम उसको साइज बताते हैं। तो 3 इसके क्या है, रोज है, और 5 इसके क्या है, कॉलम्स है। तो हमें नज़र आ रहे हैं 1 2 और 3 है हमारे पास, 3 इसके रोज हैं और 5 हमारे पास कॉलम है, ये नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट इज इन K13। अब K और 1 और 3 में क्या पड़ा हुआ है, अब ये देखें आप, 1 और 3 तो है ही नहीं। अच्छा, ये मज़े की बात आ गई, 3 तो है ही नहीं, ये इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखा है यार, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इन्हें लिखना चाहिए था इधर 1 और क्या कहते हैं, फिर गलत पढ़ लिया ना मैंने, ये देखो अब क्या पढ़ लिया, फिर गलत पढ़ लिया। मैं इसको कॉलम समझ रहा था, क्वेश्चन उन्होंने सही लिखा है, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ यार। आज क्या हो गया कसम से, आप लोग भी कह रहे हो सर जी नींद पूरी करके आओ, आप भी नींद में पढ़ा रहे हो। नहीं यार, अब देखते हैं, अब देखते हैं, समझाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेनी। ये एक अरे है जिसको इन्होंने डिक्लेयर किया K3 और K5। अच्छा, यही से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं कोई बहुत प्रिपरेशन से नहीं बैठता, कि मैं बस रैंडम बैठता हूँ, बुक खोलता हूँ और आपको पढ़ाने लग जाता हूँ बस। अगर पहले से मुझे पता होता तो मैं कभी ये गलती करता ही ना, लेकिन चलो गलती हो जाती है इंसान से। अच्छा,
इसीलिए बार बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, इसी तरह एग्जाम में भी जब आएगा ना क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना आराम से, फिर आके आंसर लगाना। फिर कहते हैं गिवन द फॉलोइंग इंट के 3 और 5, इसके कितने 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स है वो हमें पता है और ये उनकी वैल्यूज़ है। कहता है 1 रो और 3 कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें क्या आएगा, तो 1 रो ये रही, 1 रो से ये, और जो 3 कॉलम है वो ये रहा, तो किस वैल्यू पे आया हमारा, वो इंटरसेक्ट किस पे हुआ, 25 पे। तो हम 25 पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर वाला जो कॉलम था, 3 नंबर वाले कॉलम में क्या था 25, और 1 नंबर वाले रो में तो इंटरसेक्ट किस पे हुआ 25 पे, तो ये हमें रिटर्न करेगा। ठीक हो गया, इसको अब क्या कर देते हैं, इरेज। अच्छा आप भी बोलोगे इरेज करने की बड़ी जल्दी होती है इसको यार वो ज़रा बुक फिर तब बहुत उधर वो हो जाता है ना, क्लस्टर हो जाता है, ऐसे ना हो फिर आप कंफ्यूज हो जाए। फिर आता है विच गिवन द फॉलोइंग, फिर से हमें एक अरे दे दी इन्होंने, क्या कर दिया, फिर से अरे दे दी। अब देखते हैं 0, पहले तो मार्किंग कर लेते हैं ना इसकी, 0 1 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गई, और कॉलम्स भी इसी तरह, ये मैं मिटा देता हूँ, कॉलम्स भी क्या है 0 1 2 और 3, ठीक है। अब ये मांग क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिप्लेस 19 विथ 50। 19 किधर पड़ा हुआ है, 1 रो और 2 कॉलम पे, यानी 1 और 2 को हमें चेंज करना पड़ेगा। किस पे, ये देखें क्या कह रहा है कि हमने 19 की जगह क्या लिखना है, 50 लिखना है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से रिप्लेस कर रही है, तो देखते हैं, अरे 2 3 इज इक्वल टू नहीं भाई, 2 और 3 पे तो 22 पड़ा हुआ है, 22 को तो रिप्लेस नहीं करना। बी कहते हैं अरे 1 2 इज इक्वल टू 50, तो 1 और 2 पे ही 19 है, तो उसी को ही रिप्लेस करना है 50 से, तो क्या है ये हमारे पास ठीक ऑप्शन मिल गया हमें। अब क्या कर देते हैं, एज यूजुअल इरेज कर देते हैं। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू अपेंड अ स्ट्रिंग ऑन टू द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। कह रहे कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो अपेंड करता है, यानी अपेंड का मतलब ये होता है कि अगर इधर मैंने 1 लिखा है ना और इधर 2 लिखा है और इनको मैं अपेंड कर लूँ तो बन जाएगा 12 मेरे पास, ठीक है। अब अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे समझिए कि 1 और 2 के बीच में कॉमा है, 1 अलहदा है और 2 अलहदा है, लेकिन इन दोनों को जब अपेंड करूँगा तो 12 बन जाएगा। इसी तरह सेम आता है हमारे पास कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो अपेंड करता है एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को, तो वो कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, str_cat, वही जो मेरे लास्ट लेक्चर पढ़ा है ना स्ट्रिंग्स वाला, उसका नाम होगा स्ट्रिंग्स। उसमें आप देखें तो str मैंने सारे फंक्शन समझाए हैं कि क्या क्या काम करते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है, और जिन्होंने देखे होंगे उन्हें तो वैसे ही समझ आ रही होगी। चलो ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गए, सारे MCQs हो गए सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पता है मैं PDF बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो। ये हमारे पास चैप्टर 4 के क्या है, PDF है जो कि क्वेश्चंस की है। अच्छा पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाईलाइटर रेड कर लेते हैं और थिकनेस भी इसकी ज़्यादा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अरे एंड गिव इट्स एडवांटेजेस इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अरे को डिफाइन अरे करनी है और इसके एडवांटेजेस बताने हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आता है एन अरे इन C++ इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी। इट्स एडवांटेजेस इंक्लूड एफिशिएंट रैंडम एक्सेस, memory efficiency and simplicity in organizing accessing data. Additional arrays are offer better performance and ease of iteration through elements। अच्छा ये हो गई एक जो कि वो कहते हैं ना एक डेफिनेशन या एक जो मैंने आपके लिए लिखी है, क्या कहते हैं, आंसर हो गया। अब इसको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। कह रहा है डिफाइन अरे करो और इसके एडवांटेजेस बताओ। तो सिंपल सी बात है, अरे क्या होती है भाई, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो यहाँ पे बताया हुआ है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है। और इसके एडवांटेजेस क्या है वो भी इसने बताए हुए हैं। इट्स एडवांटेजेस एफिशिएंट रैंडम एक्सेस, यानी रैंडम एक्सेस, हम डायरेक्ट थर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, अरे ऑफ 2 लिखेंगे, इधर क्या कहते हैं अरे ऑफ 2 लिखेंगे और डायरेक्ट हमारे, ये नहीं है कि हमें पहले इसके पास जाना पड़ेगा फिर इसके पास, फिर नहीं, डायरेक्ट भी हम एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के ज़रिए। ये एक इसका फ़ायदा है। उसके बाद क्या फ़ायदा है, मेमोरी एफिशिएंसी, मेमोरी एफिशिएंट है क्यों, क्योंकि कंटीजियस पड़ी होती है मेमोरी में, एक स्ट्रीमलाइन फॉर्म में पड़ी होती है। सिंप्लिसिटी, सिंपल है ऑर्गेनाइजिंग और एक्सेसिंग डाटा में। और फिर दूसरा ये कि ऑफर बेटर परफॉर्मेंस भी बेटर देती है, और इसके आइट्रेशन भी आसान है। जब हम लूप्स लगाते थे अरे पे तो एक आई वेरिएबल से हम सारे इंडेक्स को एक्सेस कर सकते थे, तो वो आइट्रेशन भी आसान है। तो बेसिकली इसके कहने का मकसद ये है, ठीक है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इसको भी रब रेस कर, अच्छा ये वो है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन 1D एंड 2D अरे। ये तो बहुत ही आसान, मतलब ये तो
आपको ही पता है 1D और 2D अरे मैंने वीडियो बनाई हुई है। खैर वीडियो तो मैंने सारी फिर भी आप लोगों के लिए पढ़ना तो है, फिर भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं क्या कहता है। A 1D array, one dimensional array is a linear collection of elements stored in contiguous memory location accessed using a single index or subscript. It represents a single row or column of data. A 2D array, two-dimensional array is an array of arrays. सही हो गया, where elements are arranged in rows and columns. It requires two indices, rows and columns to access an element. It represents a grid or matrix of data. ठीक है, ये आपको समझ तो आई गई होगी, फिर भी मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। पहली तो उसने वही बात की कि 1D अरे क्या है। 1D अरे तो सिंपल क्या है भाई, आपके पास क्या है 1D अरे, जैसे ये रही, दोबारा मैं क्यों बना रहा हूँ, इसी को ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये रही 1D अरे क्या है, एक सिंपल स्ट्रीमलाइन कंटीजियस मेमोरी है। अब 2D अरे क्या है, 2D अरे को समझने के लिए 2D अरे 1D अरे से ही मिलके बनती है। देखिए ये वाली अरे है, ये वाली अरे है और ये वाली अरे है, तो इन तीनों 1D अरे ने मिलके क्या बना दी, 2D अरे बना दी। यही बात इसने इधर भी की है कि अ 2D अरे, टू डायमेंशनल अरे इज अरे ऑफ अरेज। किसकी अरे होती है, अरे की ही अरे होती है। ये किस चीज़ की अरे है, ये तो इंटीजर की है ना, 3 2 7। ये जो 1D अरे ये इंटीजर की अरे हो सकती है, करेक्टर की अरे हो सकती है। जैसे अब फिलहाल इंटीजर की अरे है 1D अरे, अब ये किस चीज़ की अरे है, ये है आपके पास इंटीजर की अरे। लेकिन 2D अरे किस चीज़ की अरे है, एरेस की अरे है। इसमें ये वाली अरे भी पड़ी हुई है, ये वाली अरे भी पड़ी है और ये वाली अरे भी पड़ी है। अरे की अरे को हम क्या कहते हैं, 2D अरे। और ये चीज़ मैंने बहुत डीप समझाई हुई है 1D और 2D अरे के डिफरेंस में, वहाँ आप जाके देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगी 2D अरे क्या होती है। और 2D अरे की वीडियो भी देख सकते हैं आप, प्ले लिस्ट में आपको ईजिली मिल जाएगी। ईजिली आप लिखें 2D अरे 12th क्लास कोडेक्स, मेरे चैनल का नाम लिख दें तो आपके सामने आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं हमारे पास आगे, कहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइज ऑफ फंक्शन, गिव वन एग्जांपल। कहते हैं साइज ऑफ फंक्शन का मकसद क्या है, तो पढ़ लेते हैं भाई क्या मकसद है। मकसद इसका ये है, द साइज ऑफ फंक्शन इन C++ इज यूज टू डिटरमिन द साइज इन बाइट्स of data type or an object. It help in calculating the amount of memory occupied by variable, array or structure. अच्छा स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल ना, स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम क्लासेस ऑब्जेक्ट के फंक्शन के जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे देख लें कि वेरिएबल और अरे हमने पढ़ लिया, अब एक चीज़ रहेगी स्ट्रक्चर, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे। अब ये कहता है साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, साइज डिटरमिन करता है। कौन सा साइज, बाइट्स का साइज, यानी बाइट्स कितने बाइट्स ले रहा है एक वेरिएबल, कितने बाइट्स ले रहे हैं एक वेरिएबल, अरे या स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ कितना बाइट ले रही है मेमोरी के अंदर। अच्छा ये लाजमी बाइट ही होगा क्योंकि साइज ऑफ फंक्शन देता ही आपको बाइट्स में, ठीक है। तो कितने बाइट्स ले रहा है डाटा मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स ले रहा है वो आपको बताता है साइज ऑफ फंक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे इसने क्या किया, इंटीजर का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था इंटीजर वैर, और करेक्टर का एक वेरिएबल बनाया करेक्टर वैर। तो इसने साइज ऑफ फंक्शन को दे दिया साइज ऑफ इंट, तो ये आप इसको बता देगा साइज ऑफ इंट, और ये करेक्टर साइज ऑफ करेक्टर इसने दे दिया तो ये इसको बता देगा साइज ऑफ करेक्टर। अच्छा मैं आपको वैसे बता देता हूँ, साइज ऑफ इंट 4 होता है, ठीक है, और साइज ऑफ करेक्टर क्या होता है, साइज ऑफ करेक्टर होता है 1, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको अरे की अब एग्जांपल बताता हूँ। अगर इंटीजर की अरे है ना, फर्ज करें इंटीजर की अरे है जिसके अंदर 2 इंटीजर्स पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, 2 इंटीजर, एक पड़ा हुआ है 0, एक पड़ा हुआ है 1। तो एक इंटीजर कितना साइज लेता है, 4, तो इसकी 4 ये लेगा और 4 ये लेगा, तो इस पूरी अरे का कितना साइज बन जाएगा ऑटोमेटिकली, 8 बाइट्स। कितना साइज बन जाएगा, 8 बाइट्स का साइज बन जाएगा। तो ये इसकी बेसिक कैलकुलेशन है जो आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कितना साइज ले रहा है तो आप साइज ऑफ फंक्शन पे कंपाइलर से भी पूछ सकते हैं। ये इसका बेसिकली मकसद था साइज ऑफ फंक्शन का, समझ आ गई आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट उसकी तरफ, क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिक्लेयर द अरे नेम्ड एक्स दैट हैज 3 rows and 5 columns एंड असाइन इट वैल्यू फ्रॉम 1 to 15 इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अच्छा ये चीज़ तो अभी हम देख के आए हैं, इन्हें लगता है कि भाई हमें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में असाइन करना नहीं आता। देखें इसने क्या किया, 3 और 4 साइज़ की 3 rows 4 columns की अरे थी, 3 rows 4 columns की अरे थी, और ये उसने उसको क्या कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया और असाइन भी कर दी वैल्यूज़। तो ये सेम काम हम भी करेंगे। ये देखिए इसने क्या कहा था कि एक्स नाम की अरे बनाओ जिसके 3 rows हों और 5 कॉलम हों, तो वो हमने यहाँ तक उसको बता दिया कि उसके 3 rows हैं और 5 कॉलम्स हैं, और उसको वैल्यूज़ दे 1 से 15 तक। तो हमने बोल दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपका क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो भी सकता है कि 5 5 आपने एरेज क्यों दिए, यानी
देखें 1 2 3 4 5 एक अरे में है, 6 7 8 9 10 दूसरे अरे में, 11 12 13 14 15 तीसरे अरे में। 5 की इसलिए दी क्योंकि छठा इंडेक्स ही नहीं है हमारे पास, उसमें कॉलम्स कितने, 5 ही कॉलम्स हो सकते हैं, तो 5 कॉलम में पहले 5 आ गए, फिर अगले उसके अंदर कॉलम के अंदर अगले नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स, और अगले जो रो थी उसके अंदर नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स। तो इस तरह करते करते हमें एक अरे डिक्लेयर करा दी। तो ये भी आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। आसान आसान सी चीज़ें हैं यार, ये तो आपको भी पता ही होगा, लेकिन मतलब फिर भी मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं कराता, सारी एक्सरसाइज खुद सॉल्व कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो डॉक्यूमेंट है ना जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करें, बच्चों के साथ शेयर करें, खुद पढ़ें, कोई मुझे मसला नहीं है। जैसे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करें, ठीक है, अपने मकसद के लिए। मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि आप लोगों को बस अच्छे से अच्छी समझ आ जाए, बस मेरा मकसद पूरा है, ठीक है। आप अच्छे लगती है वीडियो तो लाइक कर दिया करें, वरना ठीक है वो भी आपकी मर्ज़ी है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जानी चाहिए चीज़ें, क्योंकि सेकंड ईयर से आप कंप्यूटर कोडिंग बेसिक समझ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको आगे बहुत आसानी होगी। चलिए छोड़ते हैं यार इस बातों को। फिर आता है डिफाइन स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कि स्ट्रिंग को डिफाइन करो, पहले स्ट्रिंग को डिफाइन करो और फिर बताओ कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होती है। चलिए डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या है? इंटरनली a C++ string is typically implemented as dynamic array of characters. The string class abstract the detail of memory management and provide a convenient interface for manipulating strings। ठीक हो गया। कहते हैं C++ के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो एक डायनेमिक अरे होती है कैरेक्टर्स की। ये बात तो मैंने आपको स्ट्रिंग जब पढ़ाया था वो भी बताई थी। अच्छा, डायनेमिक अरे का नाम सुन के डर मत जाना कि डायनेमिक अरे क्या होता है। डायनेमिक अरे अरे ही होता है, अरे ही होता है। लेकिन डायनेमिक अरे, अभी आप मेरी अरे वाली वीडियो देखेंगे ना जो मैंने सबसे पहले बनाई है अरे में, उसमें मैंने डायनेमिक अरे का भी बताया। कोई नहीं बताता डायनेमिक अरे, वो सिर्फ अरे बता के छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आधी बात बताऊं, तो डायनेमिक अरे भी मैंने बताया, वो आप देख लें। कोई डिफरेंस नहीं है वो अभी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिफरेंस नहीं है? ताकि अभी आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। 5th चैप्टर तक आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या डिफरेंस है। तो अभी आप ये समझे कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डायनेमिक अरे अरे ही होती है अभी के लिए। बाद में जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अरे और डायनेमिक अरे में क्या फ़र्क था, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो होती है ना, फर्ज करें आपने एक हेलो स्ट्रिंग लिखी है, हेलो स्ट्रिंग, तो वो इसी तरह से नहीं स्टोर होती। वो क्या हो जाता है, एक अरे की, करेक्टर की अरे बन जाती है। क्या होती है? करेक्टर की अरे बन जाती है। ये चीज़ हमने बहुत डीप देखी भी थी स्ट्रिंग से टॉपिक में, लेकिन फिर आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसमें एच एक करेक्टर है, ई एक करेक्टर है, एल करेक्टर है, एल करेक्टर है और ओ करेक्टर है। तो इसने मिलकर क्या बना दी? एक पूरी स्ट्रिंग बना दी जिसको हेलो कहते हैं। तो स्ट्रिंग होती ही करेक्टर अरे है, यानी स्ट्रिंग होती ही कैरेक्टर करे बोल दिए, करेक्टर अरे ही होती है। और स्टोर भी किस तरह से होती है? अरे की फॉर्म में कंटीजियस मेमोरी लेती है और एक एक करेक्टर स्टोर होता है। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग cin.get फंक्शन ओवर cin स्टेटमेंट फॉर रीडिंग अ स्ट्रिंग। ये भी मैंने बहुत डीप पढ़ाया था जब स्ट्रिंग्स के फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। वो स्ट्रिंग्स की मैंने एक ही वीडियो बनाई है, मेरे ख्याल से 30 मिनट्स की है, वो आप देख लें, आपको ये सारे मसले क्लियर हो जाएंगे। इधर भी मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं इधर नहीं बताऊँगा, इधर भी बताऊँगा, ठीक है। cin.get इज सूटेबल, अच्छा ये हाईलाइटर निकाल लेते हैं। cin.get is suitable for reading strings with spaces, preserving white space. cin stops at the first white space, making it better for reading individual words. Choose based on desired input format। अच्छा, अब इसने बात क्या की है? बात आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ। आसान अल्फाजों में बात यह है कि इधर अगर मैं लिखूँ ना, इधर अगर मैं लिखूँ, ठीक है, लिखूँ कोड और एक्स, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ। सही हो गया? समझ आ गई बात? ये कोड एक्स मैंने लिखा, आप देख रहे हैं इधर एक स्पेस है इनके दरमियान, कोड और एक्स के दरमियान एक स्पेस है। सी एन क्या करेगी? अगर मैं लिखता हूँ ना, एक वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कराता हूँ कोड एक्स, एक वेरिएबल के अंदर इंसर्ट करा मैंने कोड एक्स, और ये एक अरे है, ये एक अरे स्ट्रिंग अरे ही होती है ना, और उधर मैंने लिखा कोड एक्स ना, तो जैसे उसको स्पेस मिलेगी ना, वो आगे वाली स्ट्रिंग लेगा ही नहीं, वो पीछे कोड ले लेगा, उससे आगे स्ट्रिंग लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको स्पेस मिल गई है। लेकिन cin.get ऐसा नहीं करता।
सी एन डॉट गेट पूरी पूरी स्ट्रिंग लेता है, स्पेस को भी ले लेता है साथ ही, यानी कोड एक्स के बीच में अगर स्पेस है ना तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा, लेकिन सादा सी एन इस तरह नहीं करता, वो स्पेस पे रुक जाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अभी फर्ज करें आपका नाम है या आपका नाम है, जैसे अभी मेरा नाम है ना मीर हुसैन। अब मैं अपना नाम लिखता हूँ ना मीर और आगे हुसैन है ना, फ़र्ज़ करें मीर, अच्छा इधर मैं यार इस तरह ये लिख लेते हैं ना, मीर हो गया और इधर आपके पास आ जाता है हुसैन, ठीक है, हुसैन नहीं हुसैन, ठीक है, मीर हुसैन। और इन दोनों के दरमियान आप देखेंगे जो स्पेस है ना, ये स्पेस, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मीर और हुसैन के दरमियान स्पेस होगी, नाम के बीच में स्पेस आती है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ मीर को ही ले लेगा, हुसैन को छोड़ देगा। फिर जब मैं सी आउट कराऊंगा मेरा नाम सिर्फ मीर ही शोर होगा, हुसैन आएगा ही नहीं। तो ये मसला है उसमें ना, और कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ ये मसला है उसमें सी एन में, जो कि वो क्या करता है, स्पेसेस छोड़ देता है। तो ये सी एन डॉट गेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो पूरी पूरी स्पेस को भी रीड करता है, वो स्पेस को छोड़ता नहीं है, स्पेस को भी क्या करता है, रीड करता है। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एस टी आर कॉपी एंड एस टी आर कंपेयर फंक्शन। ये सी पी वाई का मतलब है एस टी आर कॉपी और सी एम पी का मकसद है कंपेयर। अब एस टी आर कॉपी क्या करता है, इसका पर्पज़ होता है कॉपीज़, ओए हो ये लाइन ही सीधी नहीं लग रही मेरे से। इसका फंक्शन, इसका काम होता है कॉपीज द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर, एक स्ट्रिंग का कंटेंट उठाता है और दूसरे के अंदर कॉपी कर देता है। अब देखते हैं, जैसे ये एक अरे है, डेस्टिनेशन नाम है इसका, और एक है सोर्स जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसने क्या किया, डेस्टिनेशन खाली थी, डेस्टिनेशन के अंदर देखें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सोर्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो अब ये एस टी आर कॉपी जब रन करेगा ना, तो इस सोर्स का हेलो वर्ल्ड उठ के डेस्टिनेशन में भी कॉपी हो जाएगा, डेस्टिनेशन के अंदर भी क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ये एस टी आर कॉपी ये काम करता है। ये मैंने बहुत डीप जाके बढ़ाया है स्ट्रिंग्स के फंक्शन में, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इधर भी समझा है, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना, तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा वो वीडियो लाजमी देखें, स्ट्रिंग्स वाली, स्ट्रिंग और अरे वाली मेरी वीडियोस चैप्टर की देख लें, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो ये देख लें, ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझा देते हैं। समझ तो वैसे आपको पिछली बारी भी आ गई होगी, लेकिन दोबारा समझा देते हैं यार, मसला ही नहीं है, ठीक है। एक अरे है जिसका नाम है डेस्टिनेशन, और ये खाली है, क्या है, ये खाली पड़ी हुई है, ठीक है। और दूसरी अरे है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है। तो इसने एस टी आर कॉपी का फंक्शन लगाया, तो इधर इस तरफ वाली जो अरे होती है ना, राइट साइड वाली सेकंड अरे, उसका डाटा कॉपी हो जाता होता है फर्स्ट अरे के अंदर। तो सेकंड अरे के अंदर क्या पड़ा हुआ था, हेलो वर्ल्ड, वो उठ के कहाँ कॉपी हो जाएगा, डेस्टिनेशन में। तो अब देखें, मैंने आगे कमेंट में लिखा हुआ भी है, नाउ डेस्टिनेशन कंटेन्स हेलो वर्ल्ड, अब डेस्टिनेशन के अंदर भी हेलो वर्ल्ड ही पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाता है। एस टी आर कंपेयर का फंक्शन क्या कहता है, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ आस्की। आप इसको दो स्ट्रिंग देते हैं, एप्पल जैसे है क्या, बनाना, इधर मैंने दिया ना एस टी आर कंपेयर को, एस टी आर वन दिया और एस टी आर टू। अब इनमें से जो भी वैल्यू बड़ी होगी ना, वो आपको बता देगा, बताएगा कैसे वो मैं बता देता हूँ। अगर तो जैसे अभी इस रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट इज नेगेटिव वैल्यू सिंस ए हैज लोअर आस्की वैल्यू देन बी, ठीक है। आस्की वैल्यू तो पता है ना आपको क्या होती है वो, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बताई हुई है, ठीक है। अब कह रहे रिजल्ट इज नेगेटिव क्योंकि ए हैज़ लोअर आस्की देन बी, यानी बी बड़ा है, ठीक है। एस टी आर टू बड़ा है एस टी आर वन से, तो ये आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। जब भी राइट साइड वाली स्ट्रिंग लेफ्ट साइड वाली से बड़ी हो, दोबारा बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। अब देखें, जब एस टी आर टू बड़ी होगी ना एस टी आर वन से, एस टी आर टू बड़ी होगी, यानी कि एस टी आर टू बड़ी है एस टी आर वन से, तो जवाब आएगा -1, ठीक है। और अगर अगर एस टी आर वन बड़ी है, दोबारा कर ले, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर एस टी आर वन बड़ी है एस टी आर टू से, तब जवाब आएगा +1। और अगर दोनों बराबर हैं, अगर एस टी आर वन और एस टी आर टू जो मैंने दिए हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तब जवाब क्या आएगा, तब जवाब आएगा 0। इस तरह से ही हमें बता देते हैं। समझ आ गई बात की, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एस टी आर लेंथ एंड एस टी आर कैट। कैट के मतलब कनकैट, कनकैट जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, एस टी आर लेन और एस टी आर कनकैट, ठीक है। अब पर्पस देख लेते हैं। एस टी आर लेंथ का फंक्शन क्या, रिटर्न द लेंथ ऑफ फंक्शंस। अच्छा ये फंक्शंस नहीं है, रिटर्न द लेंथ ऑफ, ये अरेज है, या रिटर्न द लेंथ ऑफ अरेज है। इसको मैं करेक्ट कर लीजिएगा, इधर क्या है, ये मैं करेक्टेड कर दूंगा, जो मैंने डॉक्यूमेंट का लिंक दूंगा ना उसमें करेक्टेड पड़ा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इधर क्या है, ये है आपके पास
एरेज, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो आप। सही हो गया, ये इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और साइज इसका क्या कर देते हैं, बड़ा बड़ा कर देते हैं। ये अब सही है। क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ, किस चीज़ की लेंथ रिटर्न करता है, एरे की लेंथ रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एक एरे मैंने दी है str नाम की, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो जब str लेंथ को मैंने ये दिया ना, तो ये नाउ कंटेन्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। अब इसके अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं ना, ये str लेंथ मुझे उसकी लेंथ बता देगा कि इतने कैरेक्टर्स हैं, ये करता है बस। और str कैट तो मैंने पहले ही बताया, कनकैट टू थिंग्स, अगर एक स्ट्रिंग है हेलो और दूसरी से वर्ल्ड है, तो ये इसका कलेक्टिव आंसर मुझे क्या दे देगा, हेलो वर्ल्ड। ये मैंने जैसे आपको ऊपर भी बताया, जैसे ये अब एप्पल और बनाना है ना, तो अब str1 के अंदर क्या पड़ा होगा, एप्पल बनाना दोनों पड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, कनकैट हो जाएंगे, इन दोनों को ये क्या कर देगा, कनकैट कर देगा। अच्छा, ख़त्म हो गई क्वेश्चंस। अच्छा, तो यार ये थी आज की वीडियो। और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहते हैं। व्हाट इज़ एन अरे, ये मैंने बता दिया है। एक्सप्लेन टू डायमेंशनल अरे इन डिटेल, वो भी मैंने बता दिया, टू डायमेंशनल क्या होती है। व्हाट आर स्ट्रिंग, हाउ आर स्ट्रिंग डिफाइंड, ये अभी मैंने, ये 5th क्वेश्चन हमने यही पढ़ा है। एक्सप्लेन str कॉपी भी बता दिया, str कैट भी बता दिया, str लेंथ भी बता दिया और str कंपेयर भी बता दिया। तो ये कुल मिला के हमारी सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको लैब एक्टिविटीज़ कराएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।